गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का जो नेक्स्ट पार्ट है, आहार नाल की ओतकी, हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। देखिए, हम देखते हैं कि जो एलिमेंट्री कैनाल है, उस एलिमेंट्री कैनाल की जो लेयर है, वाल है, दीवार है, वो बेसिकली 4 परतों की बनी होती है। सबसे आउटर मोस्ट परत होती है सिरोसा, उसके बाद में आती है म्यूकस परत, म्यूकोसा, मस्कुलरिस लेयर, पेशीय परत, और फिर आती है सब म्यूकोसा, और अंत में आती है म्यूकोसा। इस डायग्राम में हम देखते हैं कि ये जो लेयर है नीचे वाली, ये इसके नीचे ये कहलाती है मस्कुलरिस लेयर, और इस सबसे पहली जो परत है पेरिटोनियम, जो कि सिरोसा कहलाती है। फिर आती है मस्कुलरिस। मस्कुलरिस में ये 3 लेयर होती हैं, लॉन्जिट्यूडिनल सबसे बाहर की तरफ, फिर सर्कुलर, और फिर एक होती है ओब्लिक मसल, जो केवल और केवल स्टमक वाले जो है पार्ट में पाई जाती है, जो आमाशय होता है उसके भाग में होती है। ईसोफेगस में नहीं होती, और ड्यूडेनम में नहीं होती, और इंटेस्टाइन में नहीं होती। और क्या क्या होता है इसमें हम देखते हैं। इसके बाद में इसमें पाया जाता है ये वाला पार्ट, जिसको हम कहते हैं, ये वाला पार्ट कहलाता है सब म्यूकोसा पार्ट, जिसके अंदर ब्लड वेसल्स होते हैं, नर्व फाइबर्स होते हैं, और जो इंटेस्टाइन वाला पार्ट है, इसमें ब्रूनर्स ग्लैंड भी होती है। इसके बाद में जो लेयर आती है वो मस्कुलरिस म्यूकोसा कहलाती है, उसको हम बोलते हैं मस्कुलरिस म्यूकोसा। मस्कुलरिस म्यूकोसा में कुछ ये होती हैं लॉन्जिट्यूडिनल और सर्कुलर मसल्स पाई जाती हैं। और इसके बाद में फिर म्यूकोसा आता है। म्यूकोसा को लेमिना प्रोपरिया भी कहते हैं, जिसके अंदर अलग अलग प्रकार की जो लेयर होती हैं, क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकून होती हैं, पीडीथ ग्लैंड्स होती हैं, और पेयर्स पेचेज जो कि इंटेस्टाइन में है उसमें पाए जाते हैं। तो ये है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का जो लेयर है, जो एलिमेंट्री कैनाल है, उसकी जो वाल है, उसमें कौन कौन सी परतें आती हैं। चलो इसको देखते हैं। सबसे पहली है सिरोसा। ये आहार नाल का सबसे बाहरी स्तर है। इससे ईसोफेगस जो होती है, उसमें इसको ट्यूनिका एडवेंटेटिया कहा जाता है। बाकी में ईसोफेगस में ट्यूनिका एडवेंटेटिया, बाकी सभी में इसको हम क्या कहेंगे, सिरोसा कहते हैं। सिरोसा है वो विसरल पेरिटोनियम की बनी होती है, मतलब एक पेरिटोनियम नामक लेयर होती है, तो इसको विसरल पेरिटोनियम कहते हैं। जबकि ट्यूनिका एडवेंटेटिया जो है वो संयोजी ऊतक की बनी होती है, रेशेदार जो है कनेक्टिव टिश्यू होता है उसकी बनी होती है। नेक्स्ट है पेशीय परत। पेशीय परत अंदर की तरफ होती है, इसमें सर्कुलर और एक स्मूथ पेशी मसल्स पाई जाती हैं। सबसे मोटी परत आमाशय में होती है, क्योंकि इसमें 3 लेयर होती हैं पेशीय में, लॉन्जिट्यूडिनल, सर्कुलर और ऑब्लिक मसल्स। और सबसे पतली परत है वो रेक्टम में पाई जाती है, जिसमें क्योंकि रेक्टम में पेरिस्टेलिसिस की जो क्रिया है वो सबसे कम होती है। सबसे अधिक पेरिस्टेलिसिस का मतलब क्रमांकुंचन, जो आमाशय की जो पेशियाँ हैं वो क्रमांकुंचन ज़्यादा करती हैं, इसलिए वो उसमें मसल्स हैं वो ज़्यादा पाई जाती हैं। सब म्यूकोसा, ये ढीले संयोजी ऊतक की परत होती है, जिसमें तंत्रिकाएं पाई जाती हैं, ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, लिम्फ लसिका वाहिनियाँ या लिम्फेटिक डक्ट पाई जाती हैं। फिर आता है म्यूकोसा। म्यूकोसा जो है सबसे इंटरनल लेयर होती है, और ये भी बेसिकली 3 भागों में बटी होती है, बाहरी भाग, मध्य भाग और सबसे इनर पार्ट। बाहरी भाग कहलाता है मस्कुलरिस म्यूकोसा। इस भाग में जो क्या पाए जाते हैं, लॉन्जिट्यूडिनल और सर्कुलर पेशियाँ पाई जाती हैं। मध्य भाग में लेमिना प्रोपरिया कहलाता है, ये जालिकावत रेशेदार संयोजक का बना होता है। एरियोलर संयोजक से बनी, जिसमें रक्त केशिकाओं का जाल, लसिका वाहिनियाँ पाई जाती हैं। और इसके जो सबसे इनर मोस्ट होता है, ये आंतरिक भाग, उसको म्यूकोसल परत कहते हैं। ईसोफेगस में ये परत नॉन क्रिएटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस की बनी होती है। नॉन क्रिएटिफाइड स्क्वामस नामक टिश्यू की बनी होती है आंतरिक भाग में। आहार नाल के अन्य भाग में ईसोफेगस के अलावा ये परत हमेशा सिंगल होती है। ये परत है वो स्तंभाकार श्लेष्मा उपकला की बनी होती है, मतलब कोलुमनर एपिथेलियल सेल्स की बनी होती है। आहार नाल की गुहा को ये आरेखित करती है। कौन सी? स्तंभाकार श्लेष्मा उपकला। ये परत आहार नाल के
फोल्ड बनाती है। ईसोफेगस के वलन कम विकसित होते हैं। आमाशय में जो फोल्ड होते हैं वो अंगुली नुमा होते हैं, और छोटी आंत्र में जो फोल्ड होते हैं वो शंकुनुमा होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, रसांकुर कहते हैं। देखिए ये एक डायग्राम है। इस डायग्राम में हम देखते हैं कि ये जो परत होती है इसमें कौन कौन सी लेयर होती है। सबसे बाहर की तरफ जो ये लेयर है ये तो है सिरोसा, जिसको हम कह सकते हैं एपिथीलियम लेयर है बाहर की तरफ। इसके बाद में ये मस्कुलरिस लेयर है, जिसमें ये जो है लॉन्जिट्यूडिनल, फिर सर्कुलर, फिर ये सबम्यूकोसा होती है जिसमें ब्लड वेसल्स होती हैं। ब्लड वेसल्स के अलावा नर्व फाइबर होती हैं, कुछ ग्लैंड्स भी होती हैं सबम्यूकोसा में। जैसे मैंने बताया था ब्रूनर्स ग्लैंड होती हैं जो कि पाई जाती हैं ड्यूडेनम में, और उसके बाद में पाया जाता है ये म्यूकोसा। तो म्यूकोसा के अंदर ये तो इनर मोस्ट लेयर है एपिथीलियम। इसके बाहर की तरफ पाया जाता है लेमिना प्रोप्रिया, और सबसे बाहर की तरफ पाया जाता है मस्कुलरिस म्यूकोसा। ये जो कहलाता है ये होता है मस्कुलरिस म्यूकोसा। ये जो इस डायग्राम में हम देख रहे हैं ये सबसे इनर मोस्ट जो परत है ये वाली, ये तो हो गई म्यूकोसा, फिर ये लेमिना प्रोप्रिया, और सबसे बाहर की तरफ ये होती है मस्कुलरिस म्यूकोसा। तो ये हमें इससे इसकी जो परतें होती हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें। ये इसका एक डायग्राम और है जिसके द्वारा हम कह सकते हैं कि इसमें जो विलाई है वो कैसे पाई जाती हैं। इस डायग्राम में देखते हैं हम। देखिए वही है आहार नाल जो है एक मीजेंट्री नामक जो होता है, मीजेंट्री बोलते हैं उसे, ये होता है मीजेंट्री। ओके, मीजेंट्री नामक एक वाल है उससे जुड़ी रहती हैं, जो कि पूरी हमारी बॉडी कैविटी में ये आहारनाल को पकड़े रहता है। तो बाहर की तरफ विसरल पेरिटोनियम होती है, फिर लॉन्जिट्यूडिनल मसल्स होती हैं, फिर सर्कुलर मसल्स होती हैं। इनके अंदर जो ब्लड सप्लाई होती है लॉन्जिट्यूडिनल में उसको ओरोब्रेक प्लेक्सस कहते हैं, इसको मिस्टर प्लेक्सस कहते हैं। फिर मस्कुलरिस म्यूकोस होता है, फिर लेमिना प्रोप्रिया होता है, फिर अंत में जो म्यूकस की एक मेम्ब्रेन होती है जो एपिथेलियम मेम्ब्रेन होती है। यहाँ पे देख रहे हैं इंटेस्टाइन जो होता है उसके अंदर विलाई पाई जाती हैं, छोटी छोटी उभार पाए जाते हैं शंकुनुमा, इनको विलाई कहते हैं। और ये इंटेस्टाइन में माइक्रोविलाई के रूप में भी कन्वर्ट हो जाती है। माइक्रो जो विलाई होती हैं वो सेल्स जो होती हैं उनके ऊपर पाई जाती है, एक एक कोशिका के ऊपर माइक्रोविलाई पाई जाती है। तो विलाई जो होती हैं जिनको रसांकुर कह सकते हैं उनके अंदर ब्लड सप्लाई होती है। जैसे इसके अंदर हम देख रहे हैं लैक्टियल कैपिलरी हैं, ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरी हैं, वेन्स हैं, ये पाई जाती हैं। और यहाँ पे ये एक दरार पाई जाती है, इसको क्रिप्ट्स कहते हैं। इंटेस्टाइन में इन क्रिप्ट्स को लीबर कुहन की दरारें कहते हैं। ये है लीबर कुहन की दरारें। जैसे यहाँ लिखा हुआ रसांकुरों के नीचे की तरफ, विलाई के नीचे की तरफ छोटी सी दरार रूपी जगह पाई जाती है। इन जगहों को लीबर कुहन की दरारें कहा जाता है। ग्रहणी के रसांकुर छोटे तथा मोटे होते हैं। मध्यांतर एवं क्षुद्रांत के रसांकुर लंबे व नुकीले होते हैं। और अधिकतम रसांकुर किस में पाए जाते हैं, जेजुनम में पाए जाते हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसमें और कौन कौन सी ग्लैंड, जैसे मैंने अभी बताया ब्रूनर्स ग्लैंड पाई जाती हैं म्यूकोसा में। ये छोटी गोल बहुकोशीय ग्रंथियाँ होती हैं, लीबर कुहन की दरारों में महीन नलिकाओं की सहायता से खुलती हैं, और ये ग्रहणी के सम्यूकोसा में पाई जाती हैं। और ये आंतरिक जूस जो होता है उसका जो नॉन एंजाइमेटिक पार्ट है यानी क्षारीय श्रावण है, जो कि बेसिक एक सिक्रीशन है, उसका स्राव करती सॉरी पेनित कोशिकाएं होती हैं। जेजुनम और इलियम में पाई जाती हैं म्यूकोसा में पेनित सेल। ये सिंगल सेल होती हैं यानी एक कोशिकीय ग्रंथियां होती हैं। ये भी लीवर कुहन की दरारों में पाई जाती है। ये भी आंतरिक रस के जो एंजाइमेटिक पार्ट है उसका सिक्रीशन करती हैं। ब्रूनर्स ग्रंथि हैं वो नॉन एंजाइमेटिक पार्ट को सिक्रीट करती हैं। पीनित ग्लैंड जो होती हैं वो एंजाइमेटिक पार्ट को सिक्रीट करती है। इन दोनों का जो रस होता है उसको हम बोलते हैं आंतरिक रस, इंटेस्टिनल जूस, या इसका दूसरा जो नाम है वो कहलाता है सक्कस एंटेरिकस। इसको बोलते हैं सक्कस एंटेरिकस, आंतरिक रस को। पेनित कोशिकाओं द्वारा जो है वो जीवाणु पदार्थों का श्रवण किया जाता है। प्रतिजीवाणु पदार्थ मतलब एंटीबायोटिक पदार्थ। इसका मतलब है कि ये हमारे शरीर में इम्यूनिटी को इम्प्रूव करती हैं, प्रतिरक्षा को इम्प्रूव करती हैं। इसके अलावा पाए जाते हैं पियर्स पैचेज बोलते हैं। ये पाए जाने वाली लस्सी का गांठें होती हैं, छोटी आंत में पाई जाती हैं।
और जो इलियम और ये जो है जूजेनुम है, इसमें इनकी संख्या सबसे ज़्यादा पाई जाती है और ये भी इम्यूनिटी प्रदान करते हैं। इनको हम टोनसिल भी कहते हैं, आंत्रिय टोनसिल कह सकते हैं। तंत्रिका जो इसमें अंदर होती हैं, जो लॉन्जिट्यूडिनल मसल्स और सर्कुलर मसल्स हैं, वहाँ पे कुछ नर्व सप्लाई होती है। जो लॉन्जिट्यूडिनल मसल्स और सर्कुलर मसल्स के बीच में ओरोबैक नर्व सप्लाई होती है। ये माइंट्रिक प्लेक्सस कहलाता है, जो कि पेशी संकुचन में सहायक होता है। इसके अलावा जो सर्कुलर मसल्स होती हैं और जो सब म्यूकोसा होता है, उसके बीच में एक नर्व सप्लाई और होती है, उसको मिसिनर नर्व सप्लाई कहते हैं। ये जो नर्व सप्लाई है मिसिनर, ये जो ग्रंथियां होती हैं अंदर इंटेस्टाइन की जो म्यूकोसा वाल में, उसमें ग्लैंड के सिक्रीशन में हेल्प करती हैं। तो ये था हमारा इसके बारे में। अब नेक्स्ट है यकृत के बारे में बात करते हैं। यकृत जो होता है लीवर, ये ह्यूमन बॉडी में डायफ्राम के नीचे दो लोब की संरचना होती है जो बाइल जूस सिक्रीट करती है। इसके अंदर ये वाला पार्ट होता है, ये राइट हिपेटिक डक्ट होता है। ये वाला पार्ट होता है लेफ्ट हिपेटिक डक्ट कहलाता है। ये वाला लेफ्ट हिपेटिक डक्ट, राइट हिपेटिक, इससे निकलती है डक्ट। ये दोनों डक्ट मिलके कॉमन बाइल डक्ट बनाती है। ये कॉमन बाइल डक्ट है वो गाल ब्लैडर से निकलने वाली डक्ट जो है, जिसको सिस्टिक डक्ट कहते हैं, सिस्टिक डक्ट, इसमें मिल जाती है और ये बन जाती है फिर यहाँ पे कॉमन बाइल डक्ट। ये ऊपर वाली कहलाती है कॉमन हिपेटिक डक्ट और फिर दोनों सिस्टिक डक्ट और कॉमन हिपेटिक डक्ट मिलके बनाती हैं कॉमन बाइल डक्ट। ये जो होती है ये हमारी ग्रहणी में आकर के खुलती है। ग्रहणी में जो पेनक्रियाज होता है, पेनक्रियाज से भी एक डक्ट निकलती है जिसको पेनक्रिएटिक डक्ट कहते हैं। ये पेनक्रिएटिक डक्ट भी आकर के खुलती है और ये ऊपर से जो है गाल ब्लैडर की डक्ट भी आकर के खुलती हैं। और यहाँ पे एक बेसिकली क्या कहलाता है, एक हिपेटो पेनक्रिएटिक एम्पुला होता है, वहाँ आकर के ये खुलती हैं और इसको डक्ट ऑफ सेंटोरिनी कहते हैं, एसेसरी डक्ट कहलाती हैं ये। और यहाँ पे जो है यहाँ पे स्फिंक्टर ऑफ ओडाई पाया जाता है। इसको देखते हैं। मानव का जो ये लीवर है वो डायफ्राम के नीचे उदर गुहा में दाएं भाग की तरफ स्थित होता है। यकृत जो है क्या कहलाता है, अंतश्चर्मीय संरचना है, मतलब इन जो उससे बनी हुई है, इंटरनल ऑर्गन है। दो समान लोब का बना होता है, लेफ्ट लोब छोटा होता है, राइट लोब बड़ा होता है। ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। दोनों लोब फेल्सीपेरम लिगामेंट के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। राइट व लेफ्ट लोब से, राइट तथा लेफ्ट से, जैसे मैंने कहा, हिपेटिक डक्ट निकलती है। आपस में ये क्या कहलाती है, कॉमन हिपेटिक डक्ट बनाती हैं। राइट लोब के नीचे गाल ब्लैडर स्थित होता है जो सिस्टिक डक्ट में खुलता है। सिस्टिक डक्ट से संयुक्त होकर के क्या कहलाती है, कॉमन बाइल डक्ट बनाती है, जिसे डक्टस कोलियोडोकस भी कहते हैं। यकृत की संरचना को हम देखें तो यकृत जो है पॉलीगोनियल पिंड से बना होता है और इसकी जो सेल होती हैं इनको हिपेटिक सेल्स कहते हैं। ये संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती हैं। ये एक रेशेदार संयोजी ऊतक से ढका रहता है जिसे ग्लिसन कैप्सूल कहते हैं। और इसमें प्रत्येक पिंड में यकृत कोशिकाओं की जो रेडियल रेज होती हैं, अरीय कतारें होती हैं, जिन्हें हिपेटिक कोड कहते हैं। और एक कतार में एक या दो कोशिकाओं की चौड़ाई की कोशिकाएं पाई जाती हैं। हिपेटिक कोड के मध्य जो खाली स्थान होता है उसको हिपेटिक सिनुसोइड कहते हैं और ये रक्त से भरे हुए होते हैं। सिनुसोइड जो होते हैं एंडोथीलियम कोशिकाओं द्वारा आवृत होते हैं और इन पर कफर सेल पाई जाती है, मैक्रोफेजेज होती हैं जो कि बैक्टीरिया है, पुरानी आरबीसी इनको खाती हैं। तो ये जैसे स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं यहाँ पे, ये हमारे यकृत की स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ये जो है ये आपकी सिनुसोइड्स होती हैं खाली जगह, और ये हिपेटिक कोड्स हैं। ये हिपेटिक कोड्स, इसको थोड़ा बढ़ा करके देख लेते हैं। ओके देखिए ये है हिपेटिक लोब्यूल। इसके अलावा जो है इसके अंदर इसके पांच कोने हैं जिसमें बेसिकली ये हिपेटिक पोर्टल वेन होती है, इंटरलोब्यूलर बाइल डक्ट होती है और हिपेटिक आर्टरी इसके अंदर पाई जाती हैं। आर्टरी, वेन और बाइल जो जूस निकालने वाली है वो डक्ट इन कोनों में पाई जाती हैं। बाइल कैनालिकुली जैसे ये होती हैं, इसमें जो जगह होती है उस कैनालिकुली जो होती है, जो जगह होती है जिसको हम सिनुसोइड कह सकते हैं, ये रही। और इसके अलावा ये जो हैं ये क्या कहलाती हैं,
ये हिपेटोसाइट्स कहलाती हैं। ये सेल्स होती हैं, ये इनकी ये परतें होती हैं, इनको रेडियल प्लेट्स ऑफ हिपेटोसाइट्स कहते हैं। यहाँ पे ये वाला पार्ट है, सेंट्रल वेन होती है जो हिपेटिक वेन का मेन पार्ट होती है, और इसके अंदर बीच बीच में हिपेटिक सिनुसोइड में कफर सेल्स पाई जाती हैं। तो ये एक प्रकार का हिपेटिक लोब्यूल है जो कि हिपेटोसाइट से बना होता है। इसके द्वारा पित्त रस का है। प्रत्येक कोड, ये जैसे मैंने अभी आपको बताया, यकृत धमनी, यकृत निवाहिका सिरा यकृत में प्रवेश करती है, कई शाखाओं में विभाजित होते हैं। ये शाखाएं भी पिंडों के कोणीय भाग पर उपस्थित होती हैं। इनकी महीन शाखाएं हिपेटिक धमनी, हिपेटिक डक्ट सभी शाखाओं के पिंड के कोणीय भाग पर स्थित होती है और इसको पोर्टल ट्राइड कहते हैं। ये जो मैंने अभी बात बताया, ये वाला हिस्सा, इसको कहते हैं पोर्टल ट्राइड। पिंड के सभी संयुक्त रक्त पात्र केंद्रीय सिरा एवं अंतःपिंडीय सिरा में महीन छिद्रों के द्वारा खुलते हैं। सभी केंद्रीय सिराएं मिलकर यकृत सिरा बनाती हैं जो यकृत के बाहर रक्त लेकर आती है और पश्चिम महासिरा में खुलती हैं। ये आपस में मिलकर के पश्चिम महासिरा में खुलती हैं। ओके, ये जैसे राइट लीवर लोब, लेफ्ट लीवर लोब, इन्फीरियर वेना केमा, हिपेटिक आर्टरी होती है इसमें, और हिपेटिक पोर्टल वेन होता है। ये यहाँ पे हम देख सकते हैं इसमें कि ये होता है हिपेटिक वेना केवा बड़ी, इसके अलावा हिपेटिक आर्टरी है और हिपेटिक पोर्टल वेन है, और ये हमारा गाल ब्लैडर होता है इसके नीचे, लीवर के नीचे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ऐसी स्ट्रक्चर होती है। यदि इसका टीएस काटे हम तो ये हमें ऐसा दिखाई देता है लीवर लोब्यूल, जिसके अंदर सेंट्रल वेन होती है, और फिर ये पोर्टल ट्राइड होते हैं, 1 2 3 4 5, इसमें जो पांचों तरफ होते हैं पोर्टल ट्राइड। ब्रांच ऑफ हिपेटिक आर्टरी होती है, ब्रांच ऑफ हिपेटिक पोर्टल वेन होती है, बाइल डक्ट होती है इसके अंदर। ओके, ये जो स्ट्रक्चर है ये है कैसे इस प्रकार से बाइल जूस बनाती है। 3 डायमेंशनल व्यू ऑफ लोब्यूल ऑफ लीवर एंड पोर्टल ट्राइड, इसको देखते हैं। इसके अंदर ब्रांच ऑफ हिपेटिक आर्टरी है, ये ब्रांच ऑफ हिपेटिक पोर्टल वेन है, हिपेटोसाइट्स इसमें पाई जाती हैं, बीच बीच में सिनुसोइड्स होती हैं, इनसे वो सिक्रीशन होता है, ये एंडोथेलियल सेल्स होती हैं। सिनुसोइड कंटेन, इसमें ब्लड होता है, और ब्रांच ऑफ हिपेटिक वेन। ये जो बाइल कैनालिकुली है इसके अंदर बाइल पाया जाता है, बाइल जूस पाया जाता है, राइट इसमें, और इसमें कफर सेल भी पाई जाती हैं, जैसे इसमें कफर सेल होती हैं। ये बाइल ब्रांच ऑफ बाइल डक्ट है, और ये ब्रांच ऑफ हिपेटिक वेन में है, वो वहाँ के खुलती हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये 3 डायमेंशनल लोब्यूल है, किसका, लीवर का। ओके, यकृत के कार्य देख लेते हैं। यकृत के अनेक कार्य होते हैं, जैसे पित्तरस का सिक्रीशन एवं संश्लेषण। जो पित्तरस होता है, बाइल जूस होता है, पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव है। इसमें सोडियम टोरोकोलेट, सोडियम ग्लाइकोलेट, बाइकार्बोनेट, बाइल पिगमेंट जो होते हैं, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, कोलेस्ट्रोल और लेसिथिन पाए जाते हैं। पित्त लवण जो होते हैं, जो सोडियम टोरोकोलेट, सोडियम ग्लाइकोलेट और बाइकार्बोनेट होते हैं, ये वसा के इमल्सिफिकेशन में सहायक होते हैं। पित्त जो होता है भोजन को सड़ने से बचाता है, हानिकारक जीवाणु का नाश करता है। इसके अलावा लीवर में कार्बोहाइड्रेट उपापचय का प्रमुख केंद्र है। कार्बोहाइड्रेट उपापचय में जो ग्लाइकोजेनेसिस है, यानी ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का मुख्य संचय होता है, वो लीवर में होता है, यानी ग्लाइकोजेनेसिस करता है। ग्लाइकोजेनोलाइसिस भी करता है, यानी शर्करा की कमी होने पे ग्लाइकोजन पुनः ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। और एक वर्ड और होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। इसका मतलब ये होता है कि लीवर की कोशिकाएं यदि ग्लूकोज की कमी हो जाती है, कार्बोहाइड्रेट नहीं होते, तो नॉन कार्बोहाइड्रेट सबस्टेंस होते हैं, जैसे एमिनो एसिड है या फैटी एसिड है, उससे ग्लूकोज के निर्माण की को संपन्न करते हैं, जिसको ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। और एक होता है ग्लाइकोनियोजेनेसिस, पेशियों में उत्पन्न लैक्टिक अम्ल का ग्लाइकोजन में जो परिवर्तन होता है उसको हम कहते हैं ग्लाइकोनियोजेनेसिस। वसा संग्रह का काम भी करता है। वसा उपापचय में लीवर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए जो लोग अल्कोहलिक होते हैं, शराब का सेवन करते हैं, उनकी जो लीवर में वसा बढ़ जाती है, और वसा के बढ़ने से ये यकृत की क्रियाशीलता को घटाता है, और इसके कारण इसे हम लीवर सिरोसिस कहते हैं। जो शराब पीते हैं, अल्कोहल का यूज करते हैं, उनका लीवर खराब हो जाता है, उसे लीवर सिरोसिस कहते हैं। इसके अलावा लीवर डीएमिनेशन करता है और यूरिया का निर्माण करता है ऑर्निथिन साइकिल द्वारा। यकृत द्वारा अमीनो अम्लों का डीएमिनेशन किया जाता है, अर्थात अमीनो अम्लों से अमोनिया पृथक की जाती है। डीएमिनेशन की क्रिया यकृत और शरीर की जो आंत की जो कोशिकाएं, अन्य जो कोशिकाएं हैं, उनके द्वारा होता है।
डीएमिनेशन से प्राप्त अमोनिया को यकृत ओनिथिन साइकिल द्वारा यूरिया में बदल देता है और यकृत के नष्ट होने पे जंतु के शरीर में अमोनिया का स्तर बढ़ जाता है, जिससे कि उसकी मृत्यु हो सकती है। यकृत जो है वो प्लीहा और यकृत मृत रुधिर कणिकाओं, जीवाणु आदि को रक्त से पृथक करती है, रक्त का शुद्धिकरण करती है। जो डेड सेल होती है आरबीसी वगैरह, उनका भक्षण करती हैं, और जो बैक्टीरिया वगैरह उनका रक्त में पाए जाने वाले कफर सेल हैं वो उनको खाती हैं, फेगोसाइटोसिस की तरह कार्य करती हैं। कफर सेल बोलते हैं, ये इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं, क्योंकि ये बैक्टीरिया है, वायरस है भाई, ये जीवाणु उनको खा जाती हैं। सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन है रुधिर प्लाज्मा में अनेक प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, जिनमें गामा ग्लोबुलिन को छोड़कर सभी प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ किया जाता है? यकृत की सेल्स हिपेटोसाइट्स के द्वारा किया जाता है। बी लिम्फोसाइट्स द्वारा गामा ग्लोबुलिन, जिसको एंटीबॉडीज कहते हैं, उनका संश्लेषण कहता है। यकृत के द्वारा एंटीकोगुलेंट है हिपेरिन का संश्लेषण किया जाता है, जो कि एक म्यूकोपॉलीसैकेराइड है। कुछ हिपेरिन का निर्माण बेसोफिल्स के द्वारा मास्ट कोशिकाओं के द्वारा भी किया जाता है। यकृत के द्वारा जो विटामिन हैं उनका संग्रहण किया जाता है, जो वसा विलय विटामिन होते हैं, एडेक जिसको कहते हैं, ADE के, और विटामिन B12 जो है उसका जो है संग्रहण भी यकृत द्वारा किया जाता है। विटामिन A जो है बीटा कैरोटीन है, वो भी यकृत में ही हमें संश्लेषित होता है रेटिनोल में। बीटा कैरोटीन का जो है एक वर्णक है, ये पादपों में हरे पौधों से प्राप्त होता है, गाजर में सबसे ज़्यादा होता है। तो ये जो है प्रीकर्सर होता है रेटिनोल का, जो कि विटामिन A है, वो ये यकृत की कोशिकाओं में ही किया जाता है। यकृत में जो मिनरल्स हैं, लोहा है, तांबा है, कोबाल्ट है, मोलिब्डेनम है, इनका संग्रहण किया जाता है। यकृत हमारे बॉडी में निराविषीकरण भी करता है, जो ये है डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। यकृत भ्रूणावस्था में आरबीसी का निर्माण करता है, रक्त का निर्माण करता है, इससे हीमोपोइसिस है। और यकृत जो है वो भ्रूणावस्था में योग का निर्माण भी करता है। एंजाइम जो होते हैं बहुत सारे, उनका सिक्रीशन भी यकृत द्वारा होता है। रक्त स्कंदन के जो कारक होते हैं, जो कि प्रोथ्रोम्बिन है, फाइब्रिनोजन है, थ्रोम्बिन है, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर है जिसको फैक्टर 7 कहते हैं, 8th कहते हैं, क्रिसमस फैक्टर है जिसको 9th कहते हैं, स्टुअर्ट फैक्टर है जिसको फैक्टर 10th कहते हैं। इनका संश्लेषण जो है वो यकृत की कोशिकाओं द्वारा किया जाता है। ओके, ये है अग्नाशय। अग्नाशय जो है वो पेनक्रियाज कहलाता है, और इंग्लिश में पेनक्रियाज बोलते हैं। इसमें 3 प्रकार की इसमें एसिनाई पाई जाती हैं। इसमें 3 प्रकार की सेल होती हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल। और इसके अलावा इसके अंदर बेसिकली एक्सोक्राइन पार्ट होता है, जो बाहर की तरफ ये जिनको हम कह सकते हैं एसिनाई कहते हैं, ये एक्सोक्राइन होती हैं। और जो अंदर वाला पार्ट होता है, ये सेल होती हैं, ये एंडोक्राइन होती हैं। यानी ये एक्सोक्राइन होती है जो पेनक्रिएटिक जूस का सिक्रीशन करती हैं, इनको हम एसिनाई बोलते हैं। और अंदर वाली जो सेल्स होती हैं उसको एंडोक्राइन होती हैं बेसिकली। और ये अल्फ़ा, बीटा और डेल्टा सेल्स हैं, अलग अलग हार्मोन का सिक्रीशन करती हैं। ये एंडोड्रम से विकसित होता है। इसको स्वीट ब्रेड भी कहते हैं, क्योंकि ये यहाँ से जो डायबिटीज़ में काम आने वाला इंसुलिन और ग्लूकागोन है उसका सिक्रीशन होता है। अग्नाशय दाएं से बाईं तरफ सिर, गिरवा, बॉडी और पूंछ भाग में विभाजित होता है। बहुत सारे एसिनाई की बनी होती है। एसिनाई एक स्रावित कोशिकाओं का समूह होता है जो एक गुहा को घेरा रहता है। जैसे मैंने अभी बताया, ये जो स्ट्रक्चर है ये एसिनाई होती है। ओके, प्रत्येक पिंड पिरामिड आकार की कोशिकाओं से आश्रित होता है। एसिनाई कोशिकाएं अग्नाशय रस के एंजाइम का स्रावण करती है। प्रत्येक एसिनाई पेनक्रिएटिक डक्ट्यूल्स में खुलती है। बहुत सारी पेनक्रिएटिक डक्ट्यूल्स मिलकर मेन पेनक्रिएटिक डक्ट और एसेसरी पेनक्रिएटिक डक्ट बनाती हैं, और ये पित्त नलिका से जुड़ करके हिपेटोपेनक्रिएटिक डक्ट बनाती है। हिपेटोपेनक्रिएटिक डक्ट जो है वो घृणी के सेकंड पार्ट में आकर के खुलती है। कुछ अंतःस्रावी कोशिकाओं के समूह एसिनाई समूह के बीच में पाए जाते हैं, जिनको आइलेट ऑफ क्या कहते हैं, लैंगरहैंस कहते हैं, लैंगरहैंस के द्वीप कहते हैं। इन द्वीप में अल्फा, बीटा और डेल्टा सेल होती हैं। ये इंसुलिन और ग्लूकागोन का स्रावण करती हैं। बीटा सेल्स होती हैं वो इंसुलिन, और अल्फा सेल ग्लूकागोन का सिक्रीशन करती हैं। इसलिए जो इंसुलिन है वो एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है। 99% भाग इसका एक्सोक्राइन होता है, और 1% भाग जो होता है जिसके अंदर आइलेट ऑफ लैंगरहैंस होते हैं, जो सेल के समूह होते हैं, वो एंडोक्राइन होता है। तो ये होता है हमारा क्या कहते हैं इसको कहते हैं हम
पेनक्रियाज। ये जो डायग्राम दे रखा है ये पेनक्रियाज में किस प्रकार से ड्यूडेनम में खुलते हैं पेनक्रियाज। देखिए ये जो बाइल डक्ट आ रही है, बाइल डक्ट जो है वो ड्यूडेनम में खुलेगी और ये पेनक्रिएटिक डक्ट है मेन, ये आकर के अब यहाँ पे बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ बोयडिन। बोयडिन का स्फिंक्टर होता है बाइल डक्ट में और ये दोनों आकर के यहाँ पे हिपेटो पेनक्रिएटिक एम्पुला होता है, एक फूली हुई संरचना होती है, वहाँ आकर के खुलती है। यहाँ पे भी एक मसल्स होती हैं जिनको स्फिंक्टर ऑफ ओडाई कहते हैं, जो कि जिसमें कंस्ट्रिक्शन संकुचन होने से, रिलैक्सेशन होने से ये जब खुला होता है तब जो जूस है वो आकर के इसमें आकर के गिरते हैं, इन्हीं दोनों नलिकाओं से। ये जैसे ये डायग्राम दे रखा है इसमें भी हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो गाल ब्लेडर है, गाल ब्लेडर से सिस्टिक डक्ट निकलती है, कॉमन हिपेटिक डक्ट है वो मिलती है दोनों लेफ्ट और राइट लोब से, और ये सिस्टिक डक्ट ये मिलकर के बाइल डक्ट बनाती हैं, ये जाकर के और हिपेटिक पेनक्रिएटिक एम्पुला में खुलती है, जहाँ मेन जो पेनक्रिएटिक है वो डक्ट आकर के भी खुल जाती है ड्यूडेनम की वाल में। तो जो ड्यूडेनम का जो सेकेंड पार्ट है वहाँ जाकर के ये खुलती हैं, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है रेबिट में बाइल डक्ट ड्यूडेनम की समीपस्थ भुजा में खुलती है, इसका नियंत्रण स्फिंक्टर ऑफ कोलियोडोकस से होता है। ड्यूडेनम जो है वहाँ पे जो बाइल जूस है उसका नियंत्रण स्फिंक्टर ऑफ कोलियोडोकस से होता है, जबकि पेनक्रिएटिक डक्ट ड्यूडेनम के दूरस्थ भाग में खुलती है, इसका नियंत्रण स्फिंक्टर ऑफ पेनक्रिएटिकस से होता है। मानव में बाइल डक्ट तब पेनक्रिएटिक दोनों आपस में मिलकर कॉमन डक्ट बनाती हैं, जिसे हिपेटो पेनक्रिएटिक डक्ट भी कहते हैं। इसका दूरस्थ भाग फुला हुआ होता है जिसे एम्पुला ऑफ वाटर कहते हैं, और ये एम्पुला ड्यूडेनम के मध्य भाग में खुलती है। और यहाँ पे क्या होता है, जैसे मैंने अभी बताया, स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन है वो तो नियंत्रण करता है बाइल डक्ट का, और स्फिंक्टर ऑफ ओडाई है वो नियंत्रण करता है मेन जो पेनक्रिएटिक डक्ट है। हालांकि दोनों मिल जाती हैं, तो स्फिंक्टर ओडाई में हिपेटो पेनक्रिएटिक एम्पुला है, वहाँ पे जो दोनों जूस है उसकी सहायता से ही इस ग्रहणी में आकर के खुलते हैं। यानी ये एक प्रकार का अवरोधनी है, इसकी मसल्स हैं वो रिलैक्स होंगी तब जाकर के ये जूस है वो ग्रहणी में आते हैं। तो ये था हमारा जो है लीवर है, अग्नाशय है, और जो मसल्स पाई जाती हैं इंटेस्टाइन की वाल है, कौन कौन सी ग्लैंड पाई जाती हैं उसके बारे में ये वर्णन था। थैंक यू वेरी मच।